Definition of self induction लिखो, when a current is changed in a coil, when a current is changed in a coil, comma, an opposing EMF, is set up in the coil, which changes, which opposes the change in the current, this is called self induction. Coefficient of self induction. Coefficient of self induction or self inductance of a coil. Coefficient of self induction. Phi is proportional to I, where phi is the flux linked with the coil when current I flows in it, where phi is the flux linked with the coil when current I flows in the coil. और इस प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे हम इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे फाई बन जाएगा एल आई के बराबर। इसमें एल क्या है ये लिख लो, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, self inductance of the coil, and it is characteristic of the coil, L हो गया phi by I के इक्वल। यहां से आप चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। L की जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं हेनरी। फ्लक्स की यूनिट्स याद है? वेबर। और करंट की हो गई एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर इज हेनरी, 1 हेनरी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी को आप पहचानते हो, ई एम एफ। मैं लिख भी देता हूँ साइड में, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये हो गया माइनस ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ई हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इसमें लिख लेना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, रुकूं क्या? अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होती है? इसका कैरेक्टरिस्टिक
कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक कई तरीके से हो सकती है, मटेरियल भी हो सकता है, एयर कोड है या उसके अंदर कोई मटेरियल डाल रखा है, दूसरा ये भी हो सकता है एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल, कई चीजें इसमें आएंगे। अभी हम इसको आर्टिकल कोई करने वाले हैं, एल ही निकालेंगे। लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in current. Induced EMF opposes the change in current. इससे एक चीज और भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमको L को डिफाइन करना हो तो L हो जाएगा E अपॉन डी आई बाई डी टी, और अगर डी आई बाई डी टी 0 है, सॉरी 1 है, तो L किसके बराबर आएगा? E के। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं इसको। लिखो लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, पहले लाइन लिख लो फिर लिख लेना उसको। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, is the EMF induced in it when current changes in it at the rate of unity, at the rate of unity. अभी आपने फाई इज इक्वल टू एल आई से एक इसकी यूनिट निकाली थी, एल की, फाई अपॉन आर, वेबर पर एम्पियर, है ना? यहां से भी निकाल सकते हो। एल हो गया ई अपॉन डी आई बाई, ई हो गया वोल्ट में, ये हो गया एम्पियर, ये हो गया परसेंट। एक छोटा सा नोट लिख लेना इसमें, हेनरी इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट, हेनरी इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट, इट इज टू बिग अ यूनिट। जैसे हम फेरेड पढ़ते थे ना, है ना, इतनी बड़ी अर्थ का भी जो कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था वो 711 माइक्रो फेरेड में आया था, तो इसीलिए वो भी बड़ी यूनिट थी। वैसे ही हेनरी भी ये बड़ी यूनिट है, तो वी जनरली यूज मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। इसमें लिख लेना, वी जनरली यूज मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। एक छोटा सा नोट और इसमें ऐड कर लो, इंडक्टेंस। अभी आपने क्या देखा था पिछले आर्टिकल के अंदर कि जब कॉइल के अंदर आप करंट फ्लो करवाते हो तो करंट की ग्रोथ को और करंट के डिके को ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डिले कर रहा है, देर करवा रहा है उसमें, है ना? क्योंकि ये काम डिले करने का है, ये उसको एकदम से मैक्सिमम नहीं होने देता, डिके होने लगे तो जीरो नहीं होने देता। तो एक तरह से ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का। चेंज नहीं होने देना चाहता कि करंट को बढ़ने नहीं दूंगा, फिर करंट घट रहा है तो करंट को घटने नहीं दूंगा, इनर्शिया। तो एक लाइन और इसमें ऐड कर लो, इंडक्टेंस अपोजेस बोथ द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। Inductance opposes both the growth and the decay of the current. Hence, it is also called electrical inertia. Electrical inertia. ऐसे करके जब वो दे दें आपको तो समझ जाइएगा इंडक्टेंस।
सिंबल है उसका ये। अब तक आप 3 चीजें पढ़ चुके हो। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ा ये, क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टर है। इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। फिर आपने पढ़ा क्या है ये? कैपेसिटर। इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। ये डिवाइस का नाम है। और अब तीसरा आप जो पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं इंडक्टर, और इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। तो रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। आपने इसी का चैप्टर पढ़ लिया स्कूल में? नहीं। अब आप देखोगे एलसीआर सर्किट्स आपके एसी के चैप्टर में तीनों लगाओगे एक साथ। फिर उसमें आप एसी लगाने के बाद उसके बिहेवियर को पढ़ोगे कि क्या होता है, कौन आगे, कौन वोल्टेज पीछे, क्या वो सब जो भी आएगा बात की बातें। ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली। इससे ज्यादा हमारे पास अभी फिलहाल कुछ नहीं आएगा एसी का। आगे चलिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। आर्टिकल का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। लिखिए इसमें थोड़ा सा, ये जो तुम अभी पूछ रहे थे ना, ये एल है क्या, उस एल का, और ये एल किस किस पर डिपेंड करता है, वही आर्टिकल। लेट अ करंट आई फ्लोज इनटू अ सोलिनॉइड। Let a current I flows into a solenoid. Therefore, magnetic field is set up in it. Therefore, magnetic field is set up in it. और magnetic field किसके बराबर आई? याद है किसी को? सोलिनॉइड में magnetic field का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट एन आई, या एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सोलिनॉइड के अंदर बनती है। आगे लिखो, देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड। फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड। इस ईच को सर्कल कर लेना, एक की बात कर रहे हैं। फ्लक्स linked with each turn of solenoid। कितनी आएगी? V into A। Therefore, flux linked with all turns of solenoid। MV। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें? मैग्नेटिक फील्ड कितने लिखी आपने अभी? म्यू नॉट एन बाय एल आई इंटू ए। फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड। फाई आ गया आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाय ए एन। ठीक। ऑल्सो अभी पढ़ के क्या आए हो? फाई इक्वल्स टू एल आई। कंपेयर करो तो एल का फॉर्मूला क्या बना? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय। ठीक है। इस कैपिटल एन को क्या लिख सकते हो? आपका जो कैपिटल एन है, सॉरी स्मॉल एन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो है। इसको इधर ले जाओ तो कैपिटल एन की जगह लिख सकते हो एन टाइम्स एल, ए बाय एल। तो ये क्या बन गया? म्यू नॉट
n स्क्वायर, l स्क्वायर से एक l कट जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते, l का फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l। बस ये याद रखिएगा n कौन सा बोल रही है, ठीक है। म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l। म्यू नॉट क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ना, फ्री स्पेस है ना। नंबर ऑफ टर्न्स आ गए n, a एरिया आ गया, l लेंथ आ गई। तो ये जो l है आपका, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे थे कॉइल की, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉइल के अंदर क्या रखा हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए कॉइल के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट कर दी हमने। अब जैसे ही सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट करोगे तो अंदर एयर कोड तो नहीं रहा, एयर कोड नहीं रहा तो म्यू की जगह हम क्या यूज करेंगे, म्यू नॉट की जगह क्या यूज करेंगे, म्यू यूज करेंगे इस केस में, ठीक है ना। वो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अदरवाइज एयर कोड रहेगी जब तक तो हम म्यू नॉट यूज करेंगे। फिर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एरिया कितना बड़ा बड़ा बना रहे हो, छोटी कॉइल बना रहे हो पतली कॉइल बना रहे हो, लेंथ कितनी ले रहे हो, सब चीजें बढ़ेगा। इसमें स्मॉल n बस, स्मॉल n हम जब भी लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंगे। कभी मुझसे छूट जाए तो बता दें, कभी ऐसा होता नहीं वैसे, क्योंकि आदत पड़ गई मेरे को। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन, और यहां से हम अपने ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल खोजेंगे कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन एक बार शुरुआत में मैं आपको करा चुका हूं आर्टिकल में। जो बच्चे सेक्टर से आने थे उतना ही मेरे घर के पीछे रहते, फिर भी नहीं आए। छुट्टी मारने का मौका मिल जाए बस। ये P stands for a primary coil, S stands for secondary coil। लिखिए, लिख लेना, P प्राइमरी कॉइल है और S सेकेंडरी कॉइल। बोलो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे इसके अंदर करंट जाने लगेगा, इसमें करंट पास होएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी। अब क्योंकि ये वाली कॉइल बिल्कुल इसके पास ही रखी है, ठीक है ना, ओरिएंटेशन हम कैसी भी रख सकते हैं, हम आगे जाके आप पढ़ोगे इसमें हम ऐसा रखें क्योंकि अलग अलग रखे हैं इसको, इसके अंदर ही क्यों ना कर दें इसको, एक बड़ी कॉइल ले लो, छोटी कॉइल ले लो, ताकि जो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड हो वही फ्लक्स पूरी पूरी इसके साथ भी एसोसिएट हो जाए। हम क्यों वेट करें कि फ्लक्स पहले यहाँ बनेगी फिर वहां एसोसिएट हो। ये बात समझ में क्या कह रहा हूँ। ओरिएंटेशन तो मैं कैसे भी रख सकता हूँ, ऐसे रख दिया फिर मैंने ऐसे रख दिया, लेकिन इस केस में तो और कम मैग्नेटिक फ्लक्स शेयर कर पाएंगे आपस में, है ना। तो इसीलिए ये तो सिर्फ समझाने के तरीके हैं यहाँ पर। अब समझिएगा बात को क्या कह रहा है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं इसमें करंट आता है, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फील्ड आएगी तो फ्लक्स आएगी।
अब जब इसके चारों इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होनी शुरू हो ही जाएगी तो वो फ्लक्स इससे भी एसोसिएट होगी। अब इसके अंदर पहले तो फ्लक्स थी नहीं, जैसे आपने स्विच ऑन किया इसमें भी फ्लक्स आने लगी। जैसे इसमें फ्लक्स बढ़ेगी और फ्लक्स बढ़ती है तो क्या होता है, ईएमएफ होता है। आप देखोगे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो हिलने लगेगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ही क्या है कि इस कॉइल के अंदर क्या आ गया, करंट आ गया। हालांकि इसके अंदर कोई किस्म की कोई बैटरी या सेल हमने नहीं जोड़ा हुआ, फिर भी इसको ऑन करते ही इसके अंदर फ्लक्स आ गई। फ्लक्स चेंज हुई तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर दिखा, इसका मतलब करंट आया। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी होगी इसमें सो एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एट द मेक ऑफ द सर्किट ईएमएफ की डायरेक्शन हमने ऐसे दिखा दी। ठीक है बात। उसके बाद आप स्विच को ऑफ करो। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे ये जो फ्लक्स आप देख रहे हो इसके साथ इट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, ये फ्लक्स घटने लगेगी। अब ये फ्लक्स घटने लगी तो कोशिश करेगा कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था जाता रहे। पहले यही काम एक ही कॉइल में हो रहा था, अब ये कॉइल, एक कॉइल के अंदर करंट चेंज कर रहे हो तो दूसरी कॉइल के अंदर क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब आप इस स्विच को ऑन करके छोड़ दो, ये नीडल जीरो हो जाएगी, हिलेगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने जब इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करवा दिया तो फील्ड कांस्टेंट हो गई, फ्लक्स कांस्टेंट हो गई, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गई तो ईएमएफ कहां से जनरेट होगा। इसलिए आपको इसको बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहना पड़ेगा ताकि इसके अंदर करंट बढ़ता रहे घटता रहे बढ़ता रहे घटता रहे, तो इसके अंदर भी ईएमएफ आता रहे। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्लियर? इन दोनों में ईएमएफ की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों कॉइल्स में? नहीं, इसके अंदर जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी एट द टाइम ऑफ मेक और एट द टाइम ऑफ ब्रेक। सेम कैसे हो सकती है? इसके अंदर अगर आप लेंस रूल लगाएंगे, देखो मेरी बात सुनो, इंडक्टर का रोल क्या बोला हमने आज, इंडक्टेंस का रोल क्या है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का। इसके इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप बैठे हुए थे, वो हिल नहीं रहे, कहीं पर भी किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। अब उनको हिलाना है, उनको चलाना है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को हिलाना है चलाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो हिलना नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। लेकिन आपने तो स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ फ्लक्स बढ़ने लगी। अब फ्लक्स बढ़ने की वजह से वो फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएट हुई, बस उसकी वजह से उसमें क्या पैदा होना शुरू हो गया, करंट, है ना। ये चीज लिखो, आधा पेज छोड़ दो, मैं भेज दूँ, भेजना तो है ही, मैं भूल गया, तुम लोगों ने मैसेज में डाल दिया दोबारा से। डेफिनेशन लिख लो बस इसकी, इतना छोड़ देना, पेज में दिखा देता हूँ, इतना पेज छोड़ देना बस। ये बच्चों की तरह लिखना पड़ता है, वही जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना पड़ेगा। लिखो, when a current is changed in one coil, when a current is changed in one coil, an opposing EMF is set up in the neighboring coil. This is called mutual induction. This is called mutual induction. फिर से बोल देता हूँ, when a current is changed in one coil, an opposing EMF is set up in the neighboring coil. This is called mutual induction. इसके बाद बिल्कुल जैसे वहां लिखा था आपने, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स। एक प्राइमरी कॉइल थी, एक सेकेंडरी थी, ध्यान रखिएगा, एक प्राइमरी कॉइल थी, एक सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये क्या है ये लिखो। पिछली बार तो हमने क्या बोला था, सीधा सीधा
हमने बोला था एक ही, बेटा देखिए भव्य, एक ही कॉइल में जो आई करंट फ्लो करते हैं तो उसके साथ फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है, सीधा सीधा बोला था हमने। अब आई करंट फ्लो करेगा प्राइमरी में और फ्लक्स एसोसिएट होगी सेकेंडरी में। इसको लिखेंगे भी ऐसे, लिखो where phi is the flux linked with S, where phi is the flux linked with secondary, when current I flows in the primary, when current I flows in the primary। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो फाई हो जाएगा एम आई के इक्वल, और एम के बारे में बेटा लिखा नहीं होगा, दोबारा बोलूं क्या? अच्छा लिखो फिर आगे। एम क्या है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स, it is characteristic of pair of coils and it is called mutual inductance of the coil, and it is called mutual inductance of the coil। m की यूनिट्स भी हेनरी ही होती, तो लिख लीजिएगा यूनिट्स ऑफ एम इज हेनरी। अगर पहले की तरह ही हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें तो फिर वही रिजल्ट आएगा, डी फाई बाई डी टी एम इंटू डी आई बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हो पहले की तरह माइनस ई एम इंटू डी आई बाई डी टी, E हो गया माइनस एम डी आई। आप चाहें तो यहां से m को डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 है तो m किसके बराबर आएगा? E। ये क्या बता रहा है जरा बताना, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? अपोज कर रहा है। जो सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ पैदा हुआ वो करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। ठीक, आगे लिखो, बस ये तो डिफाइन कर ही लोगे आप। एम किसके बराबर है? ई के बराबर। अब डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है, डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हुआ कि आप कॉइल्स का ओरिएंटेशन कैसा रखें ताकि एक के अंदर करंट डालने पर दूसरे में करंट इंड्यूस हो मैक्सिमम। मैं आपको वही बता रहा था कि आप ऐसे रख दें ओरिएंटेशन कॉइल, है ना, आप ऐसे रख दें ऐसे करके, इसके सामने से ऐसे रख दें, या सबसे बेस्ट जो आजकल हम ट्रांसफॉर्मर्स में यूज भी करते हैं ऐसे, और साथ में इसके साथ ये। अगला आर्टिकल भी हम इसी पे करने वाले हैं। अब जो फ्लक्स बड़े वाले के साथ एसोसिएट होगी वही छोटे वाले के साथ भी हो जाएगी, है ना। एक प्राइमरी ले लो, एक सेकेंडरी ले लो, दोनों को एक के अंदर ही डाल दो, तो इनका एक्सिस सेम कर दिया। कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? नहीं, कैंसिल क्यों होंगे? करंट एक बार में एक ही तरफ तो फ्लो कराओगे, या तो आप प्राइमरी में, अगला आर्टिकल यही आ रहा, अगला आर्टिकल यही करवाता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स। अब देखो यहां हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एक ही कॉइल ले ली हमने, सेकेंडरी कॉइल, और उसी की एक्सिस में अंदर की तरफ ये डॉटेड करके मैंने दिखा दिया है। आप लोग जब बनाएं तो अलग अलग कलर के पेन यूज कर लें, एक ब्लू पेन ले लें, एक रेड ले लें। प्राइमरी कॉइल को ऐसे डॉटेड ना दिखाएं, दूसरे कलर से बना लें। प्राइमरी कॉइल की डिटेल्स ये लिखी हुई है।
सेकेंडरी कॉइल के लिए डिटेल्स ये लिखी हुई हैं और इसमें आप ध्यान करें, सेकेंडरी कॉइल के एरिया को मैंने कंसीडर ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो अभी 2 मिनट में आ जाता है सामने कि भाई एरिया क्यों कंसीडर नहीं किया। हमें सिर्फ वो अंदर वाली जो कॉइल आप देख रहे हो उसी का लेंथ, उसी का एरिया ये चाहिए हमें, उसका एरिया हमें नहीं चाहिए। वो कॉइल कितनी बड़ी बनी है, छोटी बनी। अब पहला केस बनाना शुरू करिए। पिछला आर्टिकल आपने करा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में आपने जो एल पढ़ा था वो आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ये बार बार मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ, याद हो जाएंगे। वो एक ही कॉइल में था, उसी कॉइल के अंदर आपने करंट पास किया, उसी में फ्लक्स आई, उसी में ईएमएफ जनरेट हुआ, सब कुछ उसी के अंदर था, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास एक कॉइल में करंट पास करोगे तो दूसरे में कुछ होएगा, दूसरे में करंट पास करोगे तो पहले वाले में कुछ होगा। वही म्यूचुअल इंडक्शन का काम है हमारा। फर्स्ट केस लिखिए जरा, लेट करंट I1 फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। लेट करंट I1 फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। Therefore ये कंफ्यूजन ना करे, इसलिए 1 सेकंड के लिए इसको हटा रहा हूं। पहले केस में केवल एक कॉइल में करंट पास करा है। म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, एक में करंट पास करोगे तो दूसरे के अंदर देखोगे आप कितना फ्लक्स आया, कितना कुछ आया। लिखिए therefore flux linked with the secondary, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, flux linked with the secondary is given by phi21 is equal to M21 into I1। ठीक, ये अभी हम पढ़ के आए phi equals to mi, phi equals to mi। आपने पहले वाले में I1 करंट फ्लो करवाया तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड हुई सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी इज 2 नंबर, प्राइमरी इज 1 नंबर, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी व्हेन करंट फ्लोज इन प्राइमरी, phi equals to mi। लिखो आप, M21 is the mutual induction, phi21 is the mutual induction, sorry M21 phi21 is the flux in secondary when current flows in primary, when current flows in primary। Magnetic field in primary, करंट किसमें फ्लो करवा दोगे, प्राइमरी में। और प्राइमरी में करंट फ्लो कराओगे तो ध्यान रखना, जब आप सोलेनॉइड में करंट पास करते हो तो फील्ड केवल इसके अंदर अंदर रहती है, यहाँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं होगी, केवल फील्ड बीच में होगी, और वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन। और अभी क्योंकि आपने प्राइमरी में ही करंट फ्लो करवाया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी में कितनी बनेगी वो आप लिख रहे हो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I। बोलूं आगे, therefore flux linked with each turn of primary, flux linked with each turn of primary equal to का साइन लगाओ, flux linked with each turn of secondary, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ और लिख लो B1 into A, B1 into A। Therefore, next line में total flux linked with
all turns of secondary. अभी मैंने समझाया नहीं, सिर्फ लिख रहे हो, 1 मिनट का टाइम दो। तो म्यू नॉट N1 I1 A N2 N2 तो म्यू नॉट N1 N2 from equation 1. अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आप अगर इसको साइड से देखोगे, थोड़ा सा डायग्राम खराब करूंगा मैं, आपने करंट किस में पास करवाया है? इसमें अंदर वाले पॉइंट। जब आपने करंट इसमें ही पास कराया है तो फील्ड भी इतने हिस्से में ही होगी, क्योंकि इसके बाहर तो फील्ड होती नहीं, तो इतने हिस्से में फील्ड होगी, फील्ड केवल इतने हिस्से में। अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे 2 रिंग दिखते हैं, एक सेकेंडरी कॉइल का रिंग दिखता है बड़ा वाला, एक प्राइमरी कॉइल का रिंग दिखता है छोटे वाला। करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे तो करंट इसी में फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी में रहेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी में है और इसमें से मान लीजिए 100 फ्लक्स लाइंस पास कर रही हैं और मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी में से कितनी कर रही हैं, तो 100 ही कर रही हैं। आप अगर ध्यान से देखें, ये प्राइमरी कॉइल है अंदर वाली, और ये मैं साइड से देख रहा हूं इधर से, ठीक है ना। ये प्राइमरी कॉइल अंदर वाली, सेकेंडरी बाहर वाली। करंट किस में पास करा हमने? प्राइमरी में। करंट प्राइमरी में पास करोगे तो फील्ड प्राइमरी के अंदर अंदर ही रहेगी, तो फील्ड केवल इसके अंदर अंदर ही, बाहर फील्ड होती नहीं है ना। अब इस हिस्से को जो ये बीच में है ना, हम इसको एन्युलर रीजन भी बोलते हैं। यहां तो फील्ड नहीं, यहां फील्ड क्यों होगी? क्योंकि ये तो इस सॉलिनॉइड के बाहर का हिस्सा है, बाहर के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, तो सारी फील्ड अंदर। और अंदर अगर फ्लक्स लाइंस 100 फ्लो कर रही हैं तो बाहर वाले के साथ भी तो एसोसिएटेड 100 ही होंगी। इसमें से 100 फील्ड लाइंस निकल रही, तो मैं कहूंगा फ्लक्स एसोसिएटेड सेकेंडरी कितनी बोलोगे? वही 100 की 100। इसीलिए आपने क्या लिखा था, इससे पहले मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो लिखवा दिया मैंने आपको बोलकर, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी। लिख दिया आपने। तो आपने क्या लिखा? फ्लक्स का फॉर्मूला, ये देखो क्या लिखा है, ये B, ये क्या लिखा है? A, B इंटू A फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और अगर फ्लक्स में, उसमें कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बनता है? सुनो सुनो सुनो, फ्लक्स का फॉर्मूला आप लिखते हो B, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या लिखते हो? NB, है ना। यहां भी यही कर रहे हो। यहां से यहां तक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करो तो क्या है? फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 टर्न, क्योंकि n मैंने एक ही लिया। और अगर टोटल टर्न्स ले लूं तो टोटल टर्न्स सेकेंडरी में कितनी है? N2 इंटू L। मैं चाहता तो इसको हटा के यहाँ पर कैपिटल N2 लिख सकता था, लेकिन कैपिटल N2 भी तो किसके बराबर आएगा? स्मॉल n2 इंटू L। वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसके साथ कंपेयर किया, तो आप I1 को छोड़ दो, बाकी जो सारा सामान है वो M21 के बराबर। क्लियर है चीज? चल सकता हूं। अभी क्या करा हमने? अभी हमने करंट सिर्फ प्राइमरी में डाला, अभी हम सेकेंडरी में डालेंगे। हमें पढ़ना क्या है?
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स। तो बारी बारी से हम देखेंगे प्राइमरी में करंट डालने से सेकेंडरी में कितना आया, और फिर सेकेंडरी में डाल के उसमें कितना है। ऐसा तो नहीं है बदल रहा है, ये चेक करेंगे। हालांकि हम फाइनली रिजल्ट में क्या देखेंगे कि जब आप करंट इसमें पास करोगे तो m फिर वही वैल्यू लेकर आएगा दोबारा से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्राइमरी में डाल रहे हो या सेकेंडरी में डाल रहे हो। आप सोच के देखो इस चीज को। बाबा एक मिनट, अगर मैं सेकेंडरी में करंट डाल रहा हूं, सेकेंडरी में करंट डाल रहा हूं, है ना, सेकेंडरी के अंदर जो करंट आएगा तो कुछ फील्ड बनेगी तो फ्लक्स भी बनेगा। अब वो फ्लक्स मुझे किसके साथ एसोसिएट करनी है, प्राइमरी के साथ। लेकिन प्राइमरी का एरिया तो इतना ही है, इसीलिए मैंने इसका एरिया नहीं लिया। पिछली बार एरिया किसका लिया था, बिना समझाए जाऊंगा नहीं आगे। देखो पहले पिछली बार आपने ये एरिया किसका लिया, प्राइमरी का, क्योंकि प्राइमरी के अंदर ही करंट था, प्राइमरी के अंदर ही फील्ड थी, प्राइमरी के अंदर ही फ्लक्स थी, सब कुछ प्राइमरी का था। आपने एरिया भी प्राइमरी का लिया, फ्लक्स भी प्राइमरी के लिए। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में इनटू एरिया, बी इनटू ए क्या होता है, फ्लक्स। और ये फ्लक्स किसके साथ जुड़ गई, सेकेंडरी के साथ। तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ये बात समझ में आई। अब जब मैं प्राइमरी को छोड़कर करंट को सेकेंडरी में डालूंगा तो फील्ड पूरे एरिया में आएगी, फ्लक्स पूरे में आएगी, लेकिन मुझे फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट करी हुई लेनी है, मात्र प्राइमरी के साथ। मुझे तो इतने एरिया में बताओ कि भैया कितनी फ्लक्स है। तो जब मैं एरिया यहां भी प्राइमरी का ही ले रहा हूं तो मैं इसका एरिया तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पर। इसलिए पहले भी एरिया हमने प्राइमरी का ही लिया इस केस में, और अब की बार भी हम प्राइमरी का ही एरिया लेंगे, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी में और पूछ ये रहे हो कि इसमें कितनी फ्लक्स है। तो इसमें पूछ रहे होते तो छोटी है, समझ लो बात को। मान लो इसमें से 200 फील्ड लाइंस जा रही है, मैं थोड़ी पूछ रहा हूं इसमें से 200 जा रही है, 400 प्राइमरी में से कितनी जा रही है, मुझे तो प्राइमरी के एरिया से मतलब। इसीलिए यहां पर इसका एरिया ए है, यहां एरिया हमने मांगा ही नहीं। ठीक है, लिखो केस 2 लिखिएगा। when current I2 flows in secondary, therefore total flux, ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आता है और ये डेरिवेशन एग्जाम में खूब आती है बोर्ड में, छोड़िएगा नहीं इस डेरिवेशन को। therefore total flux linked with primary, therefore total flux linked with primary when current I2 flows in secondary. ये देखो पहले की तरह हमने लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंडरी, म्यू नॉट N2 I। इसमें लिखो दिस इज ऑल्सो द फील्ड एसोसिएटेड विद प्राइमरी, this is also the field associated with primary। ये बात क्लियर हो गई ना, this is also the field associated with primary। नेक्स्ट लाइन में लिखो flux linked with each turn of primary equals B2 into A। equals B2 into A। फील्ड कौन सी वाली, जो सेकेंडरी के साथ थी वही प्राइमरी से जुड़ गई। एरिया किसका, प्राइमरी का। बी ए किसका फॉर्मूला, फ्लक्स का। टोटल फ्लक्स
linked with all turns of secondary, all turns of primary. B2 into A into प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1 into L, और B2 तो हम पहले लिख चुके हैं, B2 का वैल्यू डाल देते हैं म्यू नॉट N2 I2 A N1 L, और ठीक से लिख देते हैं म्यू नॉट N1 N2 AL into I। फिर कंपेयर करो किससे, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है आपने, तो यहां से M21 कितना निकला म्यू नॉट N1 N2, ये तो सेम ही आ गया, ये तो सेम ही आ गया, जो M21 आया था वही M1 मैंने एक मिनट सेम आ गया। अब ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। क्या फॉर्मूला बना आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन का, म्यू नॉट N1 N2 L। अगर आपको कैपिटल M के अंदर ही लेना है तो आप एक काम कर लो, दोनों फिर एक से हो जाएंगे, एक L कट गया तो M का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट N1 N2 A। ये याद करना आसान है क्योंकि देखो इन दोनों में फर्क सिर्फ कितना आया, उसमें एक ही कॉइल थी तो n² आ गया, इसमें दो कॉइल हो गई हैं तो N1 N2 आ गया, बाकी फॉर्मूले में कुछ बदलाव ही नहीं, चेक कर लो। इसलिए अलग अलग तरह की चीजें क्यों याद करनी है, फॉर्मूला तो सेम ही आ गया देखा जाए। म्यू नॉट N1 N2 A by N, उसमें था म्यू नॉट n²। सेकेंडरी का एरिया हमें जरूरत पड़ी नहीं, हमने देख ही लिया, प्राइमरी का एरिया है। देखो कुछ डाउट लगे तो बताओ। चलो हम नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, चैप्टर खत्म सा ही है ऑलमोस्ट। इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करूंगा, एक क्लास छुटी और ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर साफ, बिल्कुल साफ, कुछ समझ नहीं आने वाला, ABCD भी क्या होने वाला है। और ये भी आज बारिश है इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए तो। घर में सोने के बहाने मिल जाते हैं, आज तो चलो बारिश थी तो मैं समझ सकता हूँ, दिक्कत होती है बच्चों को आने में। देखो अब इसमें एनर्जी स्टोर हो कहां से रही है। अगर आप शुरुआत से आर्टिकल्स को पढ़ के देखें तो हमने पढ़ा कि जैसे ही हम की को ऑन करते हैं यहां करंट फ्लो करना शुरू करता है। जैसे करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे तुरंत सामने की तरफ से क्या पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ, जो हमारे अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। लेकिन ये जो बैटरी लगी हुई है
ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम करने के लिए और एनर्जी स्पेंड करेगी, और जो एनर्जी खर्च करेगी वो एनर्जी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। करंट तो होना ही एस्टेब्लिश, करंट तो पूरा चलना ही चलना है इसके अंदर। करंट कौन चलाएगा? ये सोर्स ऑफ बैटरी चलाएगा, सोर्स ऑफ करंट चलाएगा, ईएमएफ चलाएगा, चार्ज का सोर्स चलाएगा। तो करंट को अपोज किया जा रहा है, लेकिन करंट को अपोज करने के बाद भी ये एक्स्ट्रा वर्क डन करेगा, और वही वर्क इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सर इसमें इसकी रेजिस्टेंस होती है खुद की? इंडक्टर की नॉर्मली रेजिस्टेंस नहीं लेते, अगर वो दे दे तो होती है। देखो वायर है तो वायर का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इंडक्टर में इंडक्टेंस ही पढ़ते हैं। अगर वो दे दे कि ये भी लेना है तो फिर लेना पड़ेगा। सर क्योंकि हमने ईएमएफ में पढ़ा था ना कि जो मतलब वर्क डन मतलब एक्स्ट्रा जो ईएमएफ तो जाता ही है पर वहाँ पहुँच नहीं पाता, तो वो वोल्टेज जाती है ना सर। वोल्टेज कहाँ जा रही है? वोल्टेज पैदा होती है, डेवलप हाँ, होती मतलब है पैदा अक्रॉस द एंड्स। तो अगर यहाँ से अगर 5 निकला और वहाँ पर 3 पहुँचा तो वो जो 2 वेस्ट हो गए। ये किसने बोला? वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, कुछ गलत पढ़ लिया। 5 पेज आप उसमें बैटरी नहीं होती, इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसमें हम होता है पोटेंशियल के ड्रॉप को यहाँ से वो मत करें आप। मुझे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे हो। तो पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस कहाँ है? इसका तो रेजिस्टेंस ना बराबर है, इसका रेजिस्टेंस तो ना बराबर है। कर वायर में करंट में, इसमें मान लो मैं कॉपर के भी तार लेता हूँ, उसमें रेजिस्टेंस कहाँ होता है? थोड़ा सा रेजिस्टेंस, ठीक है। गलत सब चीजें खिचड़ी मत बनो, लिखो आगे। लेट अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, let a source of EMF E is applied across an inductor L, is applied across an inductor L. आगे चलो। Let a source of EMF is applied across inductor L. Full stop. When we insert the key, a current starts flowing in the coil. A current starts flowing in the coil. Full stop. Let the final steady current in the coil equals I naught. Let the final steady current in the coil be I naught. याद रखिएगा सिंगल कॉइल है, सिंगल कॉइल में जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जो आपके इस बैटरी के चलाए हुए करंट को अपोज करेगा। ठीक, इसकी वजह से थोड़ा सा करंट मैक्सिमम होने में डिले हो जाएगा। तो दिस इज टाइम। जब आप स्विच ऑफ करोगे तब भी होगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल ऑन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कर इसीलिए इसके आगे आपने क्या वर्ड लिखा है? फाइनल स्टेडी करंट। करंट एक बार मैक्सिमम हो गया तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोई रोल नहीं बचता, ठीक है। ये लिखा ना, ये लाइन लिखी है, ध्यान रखो इस वक्त। फाइनल स्टेडी करंट मतलब अब इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो चुका। लेकिन जब ये बन रहा था तो मान लो करंट कुछ आई वैल्यू लिए हुए था, तो ऑब्वियसली इस टाइम पर जो भी ये टाइम था, करंट की वैल्यू इस सर्किट में कितनी थी? आई। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा था? इसको अपोज, वो इसको बढ़ने देना नहीं चाहता। लिखे मैंने, समझ में आ गया? लिखिए, लेट कैपिटल आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी। Let capital I be the current at any instant t। और साथ में ये भी लिख लो कि मैं इस वाले करंट की बात कर रहा हूं कि जब I नॉट से पहले कोई भी करंट है। Therefore, induced EMF in the coil at that instant
induced EMF in the coil at that instant. ठीक है, थीम समझ में आ रहा? रट्टा मार रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं यहां करंट पास हो रहा था, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज कर रहा है। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी खर्च करेगा वो आपका सेल करेगा, वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम करेगा और फाइनल स्टेडी करंट कितना बना देगा? आई नॉट। अब वो जो एनर्जी इसने खर्च की वो कहां है? उसी का ये आर्टिकल है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। है जी? मैं ये कह रहा हूं कि आपने यहां से करंट ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो करंट बढ़ने लगा, करंट बढ़ने लगा, एकदम तो मैक्सिमम नहीं हुआ। क्यों नहीं मैक्सिमम हुआ एकदम? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज कर रहा था। अब अगर इन अंदर भी एक ईएमएफ पैदा हो गया जो अपोजिट डायरेक्शन में है और आप फ्लो कराना चाह रहे हो ऐसे, तो क्या होगा? ये एनर्जी स्पेंड करेगा ताकि इस रुकावट को दूर कर सके। अब ये रुकावट दूर करेगा तो इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये एनर्जी खर्च करेगा तो वो एनर्जी मर थोड़ी जाएगी। एनर्जी कहाँ गई? कहीं तो होनी चाहिए। तो जब आप इसके अंदर आई नॉट करंट फ्लो करवाओगे तो वो मैक्सिमम हो चुका होगा, और उसकी वजह से, इस करंट की वजह से इसमें क्या पैदा हो गई होगी? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किसकी वजह से आई है? हाँ, और वो किस में स्टोर हो गई है? इंडक्टर में स्टोर हो गई है। इसीलिए आर्टिकल का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक है, लिखिए। अच्छा, यहीं तक लिखा है, आगे लिखिए। एनर्जी स्पेंट इन टाइम dt, एनर्जी स्पेंट इन टाइम dt अगेंस्ट दिस opposing induced EMF. ये फॉर्मूला कहां से आया? एनर्जी का फॉर्मूला होता था वर्क इनटू टाइम, है ना? ऐसे होता, पावर इनटू टाइम। कैसे हो यार, टेंथ करके आए हो? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर को क्या लिख सकते हो? V इंटू आई। आप ध्यान से देखो, मैंने ये लिखा, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, E आई लिखा ही है, और कितने टाइम की बात हो रही है? dt टाइम की। दानिया बन गया? उस साइड में लिख जरूर लेना। तुमने मीटर के बिल निकाले थे 10वीं क्लास में, किलोवाट आवर में? नहीं, मतलब तो वही तो है ही। चलो लिखो। हैं? बताओ कितनी मेहनत करते बच्चे? हाँ, ज्यादा क्यों खर्च करना, थोड़ा थोड़ा खर्च करना। तो dW आ गया Li टाइम्स dL, टोटल एनर्जी स्पेंट टू एस्टेब्लिश करंट I नॉट। कहां से करंट शुरू करा है हमने? 0 से। कितना कर देंगे? आई नॉट किया, एल बीइंग ए कांस्टेंट बाहर आ गया, आई का इंटीग्रेशन क्या है? तो ये वर्क आ गया आपका हाफ एल आई।
दिस लिख रहे हो? नहीं रुको अभी. This work is stored as magnetic field energy in the inductor. परसों एक न्यूमेरिकल करवाया था मैंने, उसको कर लेना जरूर कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इसके एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ पैदा होगा, भूलना नहीं. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे छोटे से. हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ईएमएफ निकाला था हमने. इसमें एक क्वेश्चन और लिखो जो इसी से एसोसिएटेड है. A wheel with 10 metallic spokes. ये व्हील आ गया, इसमें मेटल के स्पोक्स आ गए ऐसे, साइकिल में ताड़ियां लगती हैं ऐसे, ठीक है जी. A wheel with 10 metallic spokes, each of length 0.5 meter, rotates with a speed of 120 rpm. At a place, या in a place, in a plane normal to Earth's magnetic field. और फील्ड कितनी दे रखी है? 0.4 गॉस. याद रखिएगा, मैं बार बार चीजें रिपीट करता रहता हूँ. एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, ठीक है. फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ. Find the induced EMF between the axle AXLE and the rim of the wheel. क्या चीज? नहीं ठीक. अब ध्यान से देखो, ये वही आर्टिकल है सेम टू सेम. है तुम तो थे क्लास में. ये जो हमने आर्टिकल करा था, इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ था अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है. मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनटू द पेज है, ये आ गई अर्थ की मैग्नेटिक इनटू द पेज हो गई, और ये जो आप देख रहे हो ये स्पोक्स इसको ऐसे काट रहे हैं. ये घूमेंगे तो इसको काटेंगे, फील्ड लाइंस कटेंगी तो क्या डेवलप होगा? ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है. ईएमएफ डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा वो लिखा. अब ये क्वेश्चन फिर आपने क्यों दिया जब वो बता ही रहे थे आप. इसमें एक सिंगल रॉड थी, इसमें 10-10 स्पोक्स लगे हुए हैं. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, साइकिल का यहाँ पर जहां चेन चलती है, देखा है वो आपने, है ना, चेन यही चलती है ना. ये सारा हिस्सा किसका है? मेटल का. ये साइकिल का क्या है? ये साइकिल का क्या है? ये रिम है. ये रिम, ये किसका बना है? मेटल का. ये खुद किसका बना हुआ है? एक्सल. ये खुद किसका बना हुआ है? मेटल का. तो मेटल्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. तो अगर रिम का पोटेंशियल मैं कहता हूं V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो जितने भी स्पोक्स लगे हुए हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V1 V2 V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 आएगा. यानी ये सारे स्पोक्स किस में लग गए?
ये स्पोक्स सारे के सारे किस में अटैच हो गए? पैरेलल में, क्योंकि सबके अक्रॉस क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या आ रहा है? सेम। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये। अब आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है। हाफ बी जो दे रखा है टेस्ला में कर लीजिएगा, L 0.5 मीटर दे रखा है। ये आरपीएम में क्या दिया होता है? में क्या है? अरे आरपीएस निकालो पहले, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे? 2 पाई न्यू यानी 4 पाई। तो जब ओमेगा डालोगे तो ओमेगा की वैल्यू 4 पाई डालिएगा इसमें। ठीक है, ध्यान से कर लो, इसको लिख लो पूरा, जो जो चीजें यहाँ पर लिखी है सब लिख लो। परसों एक आध न्यूमेरिकल करा के, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या देखेंगे, परसों एसी का चैप्टर कराऊंगा, रिकॉर्ड नहीं करूंगा अगर बारिश नहीं आई तो। और एक क्लास छुट्टी तो समझो कि एसी का चैप्टर गया। फिर मेरे से मत शोर मचाना बाद में, फिर रिवीजन होगी तभी हो पाएगा। क्लास नहीं छोड़नी है।